हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें अपन आगे आगे देखते हैं नेपोलियन। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह था। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी, लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ने जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधाओं को समाप्त कर दिया। अपने नियंत्रण वाले हर इलाकों में उसने नए सुधार किए। प्रशासनिक विभागों को सरल कर दिया गया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों की दास्ता और जागीर को अदा कर होने वाले शुल्कों से मुक्त कर दिया। यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए। अर्थात इसमें कहा गया है कि नेपोलियन ने अपने शासनकाल 1804 से 1815 के बीच में अनेक से परिवर्तन किए। इसके आगे अपन देखते हैं जनता की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया। जनता की प्रतिक्रिया। इस नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक समान कानून और मानक पद्धति और एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में बड़ी सहूलियत मिलने वाली थी। लेकिन फ्रांस ने कब्जा जमाया। वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में जबरदस्ती अधिक भारी कर लगने लगे। इस तरह से शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। अपन आगे देखते हैं क्रांति के पहले की स्थिति। 18वीं सदी में आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। हर शासक का अपना स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजाओं के अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उनकी कोई पहचान नहीं होती थी। राष्ट्रों के उदय के कारण और प्रक्रिया। अभिजात वर्ग। उस महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग ही सदा से सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। उस वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों। ग्रामीण इलाकों में उनकी जागीर एवं शहरी इलाकों में आलीशान बंगले रहते थे। फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। परिवारों में संबंध बनाए रखने के लिए शादियों का प्रचलन था। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा किसानों से बना हुआ था। काश्तकार एवं छोटे किसानों द्वारा खेती की जाती थी। आगे अपन देखते हैं मध्यम वर्ग का उदय। पश्चिमी यूरोप और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधे बढ़ने लगे। इससे शहरों का विकास होने लगा, जहां एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। बाजार के लिए उत्पादन की मंशा के कारण इस नए वर्ग का जन्म हुआ। इस नए सामाजिक वर्ग में एक सामाजिक कामगारों का हुआ करता था और दूसरा मध्यम वर्ग का। उद्योगपति, व्यवसायी और व्यापारी मध्यम वर्ग का मुख्य हिस्सा थे। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया। उदार राष्ट्रवाद की भावना। 19वीं सदी के शुरुआती दौर के यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदारवाद की भावना से गहरा तालमेल था। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावना थी। उदारवाद की भावना से ही आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बल मिला। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। आगे अपन देखते हैं मताधिकार। क्रांति के पिछले दौर में केवल ऐसे पुरुषों को ही मताधिकार मिले थे जिनके पास संपत्ति थी। अर्थात कहने का मतलब है कि जिन लोगों के पास पैसा था उन्हीं को केवल विशेषाधिकार या वोट देने का अधिकार था। सीमित लोगों के पास ही मताधिकार हुआ करता था। 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत तक महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के मताधिकार के लिए संघर्ष जारी रहता है।
आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।